अध्याय 1। नीरस जीवन। क्या आपने कभी अमीर बनने के बारे में सोचा है? कल्पना करें, एक शानदार कार में सड़क पर घूमना, नवीनतम आईफोन पर दोस्तों को संदेश भेजना, एक उच्च स्तरीय घड़ी दिखाना और एक ऐसी जगह पर घर जाना जो किसी हवेली से कम नहीं है। शानदार लगता है न? चलिए सच में, किसने उच्च जीवन जीने के बारे में नहीं सोचा है? लेकिन यहाँ एक बात है, अगर आप एक औसत परिवार में पैदा हुए हैं तो यह असंभव है। जरूर, आप उन गरीबी से अमीर बनने की कहानियों के बारे में सोच रहे होंगे। वे कहानियां जहां एक औसत व्यक्ति अरबपति बन जाता है। लेकिन सच कहें तो वे अपवाद हैं, नियम नहीं। आंकड़े बताते हैं कि केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अपने आर्थिक वर्ग से बाहर निकल पाता है। हम में से ज्यादातर, ठीक है, हम वहीं रहते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम काम पर जाते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं और शायद कभी कभार एक शानदार डिनर पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बस इतना ही। हर एक व्यक्ति जो सफल होता है, उसके लिए हजारों, अगर लाखों नहीं, ऐसे लोग होते हैं जो सफल नहीं होते। ये सिर्फ कड़ी मेहनत या प्रतिभा के बारे में नहीं है, कभी कभी ये सिर्फ सही समय पर सही जगह पर न होना होता है, या लाखों में एक विचार न होना, या बस अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा न होना। तो जबकि बड़े पैमाने पर जीने के बारे में सपने देखना अच्छा है, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वास्तविकता बहुत अलग है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते, है न? है न? माइकल रेयस का जवाब है नहीं। 19 सितंबर 2001 को जन्मे माइकल रेयस से मिलिए। वह एक निम्न मध्यम आय वाले परिवार से आने वाला एक औसत व्यक्ति है, जो रोजमर्रा की भागदौड़ से जूझ रहा है। सुबह में दूसरे साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र, वह दोपहर में अपना एप्रन पहनता है और एसएम नॉर्थ एट्सा में रेक्स रेस्तरां में भोजन परोसता है। 5 फीट 8 इंचेस की ऊंचाई वाले, औसत कद और भीड़ में घुल मिल जाने वाले चेहरे वाले माइकल, चहल पहल वाले शहर में एक और चेहरा है। माइकल के लिए जीवन एक कर्तव्य है। सुबह के लेक्चर और दोपहर की शिफ्ट के बीच वह अपनी ट्यूशन फीस भरने और घर के बिलों का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। घर एक छोटा, आरामदायक स्थान है, जो डिपार्टमेंट स्टोर से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर है, जहां उसकी मां पूर्णकालिक काम करती है। वह परिवार की रीढ़ है, जिसने माइकल को अकेले ही पाला है, जब से उसके पिता ने उन्हें सम्मानजनक परिस्थितियों में नहीं छोड़ा था। उसके पिता, जो अब फिलीपींस की सबसे बड़ी दवा कंपनी यूनिविडा फार्मास्यूटिकल्स के शीर्ष पर बैठे हैं, माइकल के साधारण जीवन की विपरीत कहानी है। माइकल की मां को गर्भवती करने के बाद उन्होंने 100,000 पेसों के मामूली पैसे के अलावा कुछ नहीं छोड़ते हुए चले जाने का फैसला किया। जब माइकल की मां ने अपने बेटे पर दावा करते हुए सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, तो चीजें और भी खराब हो गईं। संदिग्ध लेन देन के कारण डीएनए परीक्षण में हेरफेर किया गया, जिसके परिणाम नकारात्मक आए। इससे वह कानूनी फीस में डूब गई, लेकिन माइकल के पिता की एक शर्त पर उसे माफ कर दिया गया, चुप रहना और उसके जीवन से गायब हो जाना। बेशक, माइकल ने यही सोचा कि वास्तव में क्या हुआ था। वह दुनिया में किसी से भी ज्यादा अपनी मां पर विश्वास करता था, और वह अपने पिता से इतनी नफरत करता था कि वह उससे बदला लेना चाहता था। कैसे? खैर, कोई सुराग नहीं। सबसे पहले, माइकल में प्रतिभा नहीं है, वह पढ़ाई में औसत है, यहाँ तक कि कुछ विषयों में तो वह इस हद तक फेल हो जाता है कि उसे फिर से वही करना पड़ सकता है। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह मूर्ख था, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके पास सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा नहीं है। उसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। याद है, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी दयनीय ही रहूंगा? माइकल ने अपनी सांसों में बुदबुदाया जब वह एक अंधेरी गली से गुजर रहा था, जो उस समूह की ओर जाती थी जहां उसका घर था। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। वह इतना थका हुआ था कि अब वह अपने कंधों पर दुनिया का भार भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका हर कदम उसके जीवन की एक रास्ता को प्रतिध्वनित करता था, जागना, पढ़ना, काम करना, सोना, फिर से दोहराना। यह एक अथक चक्र था, जिसमें बदलाव की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, माइकल के विचार इस सब की अनुचितता पर भटकते रहे। क्यों कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है जबकि दूसरों को, जैसे कि उसे और उसकी मां को, बस अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? यह एक ऐसा सवाल था जो अक्सर उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। वह एक जीवन, एक परिवार और एक पत्नी चाहता था, लेकिन अंधकार में भविष्य, मुद्रास्फीति और जीवन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह एक दूर का सपना जैसा लग रहा था। उसके विचारों को उसके फोन की घंटियों की आवाज ने बाधित किया।
यह उसके एक सहपाठी का संदेश था, जिसमें पूछा गया था कि क्या उसने कल होने वाली मध्यावधि परीक्षा की समीक्षा की है। माइकल ने अभी तक शुरू भी नहीं किया था। बहुत बढ़िया, उसने आह भरी। एक और पूरी रात। उसने अपनी गति तेज कर दी। वह घर जाना चाहता था और कम से कम कुछ काम तो करने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यह एक संघर्ष होने वाला है। रेस्तरां में लंबे समय तक काम करने और अपनी पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश के बीच माइकल दोनों छोर पर मोमबत्ती जला रहा था। जैसे ही वह चल रहा था, उसने गलती से गली के एक मंद रोशनी वाले हिस्से में घूम रहे कुछ खुरदुरे दिखने वाले लड़कों के समूह से नजरें मिला ली। उन्होंने उसे देखा और आक्रामक तरीके से उसके पास चले गए। कोई समस्या है, यार? उनमें से एक ने व्यंग्य किया। माइकल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई समस्या नहीं है। बस गुजर रहा था, उसने हकलाते हुए कहा, अपनी आवाज को बनाए रखने की कोशिश करते हुए। बर्फ स्थिर है। एक व्यक्ति एक खतरनाक नजर के साथ करीब आया। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? उसने चुनौती दी। माइकल ने समझाने की कोशिश की, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी, जिससे उसके सिर में तेज दर्द हुआ। दुनिया घूम गई और उसने खुद को गिरता हुआ महसूस किया। जमीन उसकी ओर दौड़ रही थी। और फिर अंधेरा उसे घेर लेता है। माइकल धीरे धीरे होश में आया। उसके सिर में सुस्त दर्द हर धड़कन के साथ धड़क रहा था। उसकी आंखें एक स्वास्थ्य केंद्र की बांझ सफेद रोशनी में खुली। उसके ऊपर चिंता से भरा एक जाना पहचाना चेहरा मंडरा रहा था, उसकी माँ मायरा। उसे हिलते हुए देखकर मायरा की आंखें चमक उठी। माइकल, भगवान का शुक्र है कि तुम जाग गए। उसने राहत की सांस ली। उसके हाथ ने धीरे से उसके हाथ को दबाया, भ्रम में एक आरामदायक उपस्थिति। माइकल ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर में तेज दर्द से कराह उठा। क्या हुआ? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। तुम पर हमला हुआ था, मायरा ने गुस्से से भरी आवाज में समझाया। गली में उन गुंडों ने तुम्हें बेहोश कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हारा फोन और पैसे भी वापस ले लिए जो उन्होंने तुम्हारे बाहर जाने के बाद चुराए थे। माइकल का दिमाग तेजी से घूम रहा था क्योंकि वह अपनी यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। गली, टकराव, उसके चेहरे पर अचानक झटका, और फिर सिर्फ अंधेरा। क्या तुम ठीक हो, माँ? उसने उसके चेहरे पर थकी हुई रेखाओं को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, माइकल। मुझे बस खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। उसने अपनी उंगलियों से उसके बालों को धीरे से ब्रश करते हुए जवाब दिया। माइकल ने चारों ओर देखा, स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की से अंदर आ रही सुबह की रोशनी को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई क्योंकि उसे अचानक समय का एहसास हुआ। माँ, क्या समय हो गया है? उसने तत्काल पूछा। मायरा ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। माइकल, 8:30 बज रहे हैं, उसने जवाब दिया। क्यों? उसकी घबराहट तेजी से बढ़ गई। मेरे मिडटर्म 1 घंटे में शुरू हो रहे हैं, माइकल ने कहा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर में दर्द ने उसे उसकी सीमाओं की याद दिला दी। मायरा ने उसे धीरे से नीचे धकेल दिया। माइकल, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसने जोर देकर कहा। उसके लहजे में कोई तर्क नहीं था। मुझे यकीन है कि स्कूल समझ जाएगा। माइकल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे वहां जाना है, माँ। प्रमुख परीक्षाओं में उनके पास ये सख्त नीति है। अपनी माँ के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने पैरों को बिस्तर से नीचे उतारा, चक्कर आने की लहर से खुद को संभाला। उसने जल्दी से अपना फोन अपने बैग में रख लिया, जिसे मायरा अपने साथ लाई थी। आगे की आपत्ति का इंतजार किए बिना माइकल आपातकालीन वार्ड से बाहर निकल गया। उसने खुद को ठीक से साफ करने के लिए भी समय नहीं निकाला था। उसका चेहरा अभी भी दर्द कर रहा था, और हाथापाई की वजह से उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता था। उसके दिमाग में सिर्फ टिक टिक करती घड़ी और वह परीक्षा थी, जिसे वह खोने वाला था। वह अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों की चिंता भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए गलियारों से तेजी से गुजरा। जैसे ही वह बाहर निकला, सुबह की चमकीली धूप ने उसे मारा, जिससे कुछ देर के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने आंखें सिकुड़ी, अपनी दिशा समझने के लिए रुका, और फिर अपने कॉलेज की ओर चल पड़ा। उसने पास से गुजर रही एक जीपनी को रोका और उसमें चढ़ने में कामयाब रहा, हालांकि उसे पहले की परेशानी से अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। जीपनी की सवारी बहुत लंबी लग रही थी, हर स्टॉप माइकल की चिंता को और बढ़ा रहा था। वह अपनी घड़ी पर नजर रखता रहा।
जैसे जैसे जीपनी उसके विश्वविद्यालय के करीब पहुंची, माइकल को एक एहसास हुआ। मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ? उसने सोचा। मैंने इसकी समीक्षा भी नहीं की है। ये बिना हथियार के युद्ध में जाने जैसा है। उसे स्थिति की बेतुकी बात समझ में आ गई। वह एक ऐसी परीक्षा के लिए भाग रहा था जिसके लिए वह तैयार नहीं था। उसके सिर में तेज दर्द था और चेहरा चोटिल था, क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अगर उसने पढ़ाई नहीं की थी तो परीक्षा देने का क्या मतलब था? मुझे इसमें आपकी मदद करने दीजिए, उसके कानों में एक देवदूत जैसी आवाज गूंजी। माइकल ने सिर घुमाया, ये पता लगाने के लिए कि यह किसने कहा। लेकिन जीप में सभी यात्री पुरुष थे, और उसने एक महिला की आवाज सुनी। यहाँ। माइकल ने पलक झपकाए, उसके आसपास का माहौल अचानक बदल गया। जीपनी और व्यस्त सड़कें गायब हो गईं, इसके बजाय उसने खुद को एक सफेद कमरे में पाया। ये साधारण सा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक ऑफिस डेस्क और एक कुर्सी थी। उसके सामने आवाज का स्रोत खड़ी थी, एक महिला जिसका रूप आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, लगभग अलौकिक। उसकी सुंदरता वैसी नहीं थी जैसी आप रोज देखते हैं, पत्रिकाओं के चमकदार कवर पर या टेलीविजन की चमकीली दुनिया में भी नहीं। ये कुछ और था, कुछ अलौकिक। उसके बाल, लंबे और सुनहरे, तरल सूर्य के प्रकाश के झरने की तरह उसके कंधों से नीचे गिर रहे थे। यह उसके चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम करता था, उसके आकर्षक चेहरे को निखारता था। वह माइकल की उम्र के आसपास लग रही थी, फिर भी उसके बारे में परिपक्वता का भाव था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सामान्य से परे लगती थी, जिसने माइकल को तुरंत मोहित कर लिया। वह एक निश्चित अनुग्रह और लालित्य को प्रकट करती थी, जिस तरह से उसे दूर देखना असंभव था। माइकल वहां खड़ा था, विस्मित और थोड़ा भ्रमित, उस असली को समझने की कोशिश कर रहा था। सारी परिस्थितियां, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? माइकल ने पूछा। मैं एरिस हूँ। मैं तुम्हारी जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। अध्याय 2, तकनीकी प्रणाली। माइकल अभी भी आसपास के माहौल और महिला को समझ रहा था। एरिस ने उसकी उलझन को नोटिस किया और आश्वस्त होकर मुस्कुराई। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अभी भी जीवित हो। मैंने तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अस्थायी रूप से बाहर निकाला है ताकि हम ये चर्चा कर सकें। तुम्हारी दुनिया में समय रुक गया है, जिसका अर्थ है कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, तुम्हारी दुनिया में कोई समय नहीं गुजरेगा, एरिस ने शांत और सुखदायक आवाज में समझाया। माइकल ने चारों ओर देखा, अभी भी स्थिति की असली प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा था। सफेद कमरा अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था, जैसे कि अगर वह वहां चले, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसने कभी कोई जगह नहीं छोड़ी। तो, मैं मरा नहीं हूँ, माइकल हकलाया, उसका दिमाग उस पल की वास्तविकता या अवास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहा था। एरिस ने हल्के से ठहाका लगाया। नहीं, तुम बिल्कुल जीवित हो। इसे एक अस्थायी विराम के रूप में सोचो, हमारे बात करने के लिए समय से बाहर का एक पल। माइकल ने अपनी नसों को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। लेकिन मैं क्यों? मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? जो भी यह है, माइकल ने पूछा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। एरिस की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, और वह डेस्क पर थोड़ा झुक गई। मैं तुम्हें देख रही थी, माइकल। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा दृढ़ संकल्प, तुम्हारे खिलाफ खड़ी बाधाओं के बावजूद एक बेहतर जीवन की तुम्हारी अथक खोज। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए ऐसा वास्तविक प्रयास देखना दुर्लभ है। माइकल को गर्व और भ्रम का मिश्रण महसूस हुआ। उसने हमेशा खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा था जो अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा था। तो, अब क्या होगा? उसने पूछा, अनिश्चित कि क्या होने वाला है। एरिस सीधी हो गई, उसकी नजर माइकल पर टिकी हुई थी। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, अपनी किस्मत बदलने का एक मौका। चूंकि तुम्हें भविष्य के बारे में सपने देखना पसंद है, तो मैं तुम्हें इसकी एक झलक दिखाता हूँ। जब एरिस ने ऐसा कहा, तो माइकल के सामने एक होलोग्राफिक इंटरफेस उभर आया। माइकल की भौहें आश्चर्य से सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने सामने तैरते होलोग्राफिक इंटरफेस को देख रहा था। यह एक पारदर्शी नीली रोशनी से चमक रहा था, जिसमें विभिन्न आइकन और मेनू दिखाई दे रहे थे जो हवा में तैरते हुए लग रहे थे। माइकल ने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां होलोग्राम के ठीक बीच से गुजर रही थीं। यह अवास्तविक था, जैसे कि किसी विज्ञान फाइ वीडियो गेम से सीधे निकला हो। एरिस ने बताया, इसे तकनीकी प्रणाली कहा जाता है। तकनीकी प्रणाली, माइकल ने दोहराया। ये सही है, तकनीकी प्रणाली।
यह आपको भविष्य की तकनीकों को बुलाने की अनुमति देता है, साथ ही उपयोगकर्ता को और अधिक स्मार्ट बनाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सोचा है कि 10 साल बाद तकनीक कैसी दिखेगी? या 100 साल बाद? खैर, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब सिस्टम में है, जिसका आविष्कार और निर्माण आपके समय से पहले के लोगों ने किया है। तो, मैं भविष्य की तकनीक तक पहुंच सकता हूं, और यह मुझे और अधिक स्मार्ट बनाएगी। उन्होंने अवधारणा को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। आपको बताना जितना आसान होगा, दिखाना उतना आसान नहीं होगा। एक उंगली के झटके से माइकल के चारों ओर कई स्क्रीन खुल गईं। उपयोगकर्ता इंटरफेस। उपयोगकर्ता माइकल रेयस। व्यवसाय छात्र। महारत भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ब्लूप्रिंट। कभी कभी यह एक पुरस्कार या खरीद होती है। इसमें तकनीक बनाने के लिए अवधारणा, योजनाबद्ध आरेखन और तकनीकी ज्ञान शामिल होता है। सिस्टम पॉइंट। सिस्टम की मुख्य मुद्रा उपयोगकर्ताओं को तकनीकी प्रश्नों को हल करने और ब्लूप्रिंट और पुस्तकें खरीदने की अनुमति देता है। प्रत्येक कोर विज्ञान में 10 स्तर होते हैं और इसे ऊपर ले जाने के लिए किसी को महारत अंक प्राप्त करने होंगे। महारत अंक मिशन पुरस्कारों के माध्यम से या केवल कोर विज्ञान से संबंधित पुस्तक पढ़कर प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप किसी तकनीक को बुलाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपके कोर विज्ञान का स्तर महत्वपूर्ण है। मिशन यादृच्छिक होते हैं और उपयोगकर्ता को उन परिस्थितियों के आधार पर दिए जाते हैं जिनका उपयोगकर्ता सामना कर रहा है। संभावित पुरस्कार सिस्टम पॉइंट, महारत अंक और ब्लूप्रिंट हैं। सिस्टम शॉप उपयोगकर्ता को भविष्य की वस्तुओं को ब्राउज करने की अनुमति देता है। ये ब्लूप्रिंट संज्ञानात्मक बढ़ाने वाली गोलियां, किताबें और भविष्य की तकनीक हो सकती है। वर्चुअल वर्ल्ड सिस्टम की अनूठी विशेषताओं में से एक जो होस्ट को इसके अंदर भविष्य की तकनीक को बुलाने और इसे वास्तविक दुनिया में लाने की अनुमति देती है। मूल रूप से, यदि आपने अभी ब्लूप्रिंट खरीदा है और ये देखना चाहते हैं कि यह अपने तैयार उत्पाद में कैसा दिखता है। सिस्टम मैनुअल। यदि आप सिस्टम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। वाई, क्या यह असली है? एरिस ने सिर हिलाया। तो, इससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं आपको एक संकेत देता हूँ, एरिस ने माइकल पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहा। कल्पना करें कि यदि आप उस आकर्षक और अभूतपूर्व तकनीक को खुद से पेश करते हैं, तो इसका आविष्कार होने से कई साल पहले समाज पर और निश्चित रूप से आपके जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में सोचें। आप उस आविष्कार से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। रुको, सच में, आप अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, यही अवसर है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं? मेरा मतलब है, मैं तो बस एक छात्र हूं, माइकल ने पूछा, संभावना से थोड़ा अभिभूत महसूस करते हुए। एरिस ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। छोटी शुरुआत करें, सिस्टम का पता लगाएं, और इसकी कार्यक्षमताओं से खुद को परिचित करें। एरिस की सलाह को मानते हुए माइकल ने सिर हिलाया। वह अभी भी रहस्योद्घाटन से उबर नहीं पाया था, लेकिन संभावनाओं के बारे में उत्साह की भावना बढ़ रही थी। एरिस की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, माइकल, मेरे पास आपके साथ रहने के लिए अधिक समय नहीं बचा है। लंबे समय तक किसी मानव आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालना जटिलताएं पैदा कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि मैं आपको जल्द ही वापस भेज दूं। माइकल का दिल तेजी से धड़क रहा था। जटिलताएं? किस तरह की जटिलताएं? भ्रम, स्मृति लोप, या चरम मामलों में अपने भौतिक स्व के साथ फिर से जुड़ने में कठिनाई, एरिस ने समझाया। लेकिन चिंता न करें, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा कुछ भी होने से पहले आप सुरक्षित रूप से वापस आ जाएं। माइकल को चिंता का एहसास हुआ। लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं ये सब अपने आप कैसे प्रबंधित करूंगा? आप पूरी तरह से अपने दम पर नहीं होंगे, एरिस ने उसे आश्वस्त किया। सिस्टम आपको मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपको वह जानकारी और संसाधन प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। अपने आप पर और सिस्टम पर भरोसा रखें। माइकल ने अपने दौड़ते विचारों को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। और इस अविश्वसनीय उपहार के लिए एरिस, आपका धन्यवाद। एरिस ने एक सौम्य मुस्कान दी। उन अंतिम शब्दों के साथ, सफेद कमरा फीका पड़ने लगा, और माइकल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पानी के माध्यम से धीरे से खींचा जा रहा हो। रोशनी मंद हो गई, और उसे कुछ क्षण के लिए भारहीनता का एहसास हुआ,
इससे पहले कि सब कुछ सामान्य हो जाए। माइकल ने पलक झपकाए, खुद को जीपनी में वापस पाया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने चारों ओर देखा, थोड़ा चकित, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। अन्य यात्री उस अविश्वसनीय यात्रा से अनजान थे जो उसने अभी अनुभव की थी। इस बीच दिव्य क्षेत्र में एरिस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान फैल गई। अब तो मेरा मनोरंजन करो, माइकल। अध्याय 3। सिस्टम की शक्ति की एक झलक पाना। 10 मिनट के बाद जीप आखिरकार उस विश्वविद्यालय में पहुंची जहां माइकल वर्तमान में पढ़ रहा था, फिलीपींस का तकनीकी संस्थान। यह उन छात्रों के लिए एक जाना माना स्कूल है जो इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ये कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संगठनों से मान्यता प्राप्त है, जो इसे क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। माइकल ने यातायात को नियंत्रित करने वाले गार्ड के मार्गदर्शन में पैदल यात्री क्रॉसिंग पार की। एक बार पार करने के बाद वह लाइन में लग गया जहां सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गार्ड ने प्रत्येक छात्र के आईडी बैग की तलाशी ली और जांच की। माइकल ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। उसका दिमाग अभी भी तकनीकी प्रणाली के बारे में विचारों से घूम रहा था। जब आखिरकार उसकी बारी आई, तो उसने अपना बैग निरीक्षण के लिए टेबल पर रख दिया। गार्ड ने उसे जल्दी से देखा, फिर उसे पास करने के लिए सिर हिलाया। माइकल परीक्षा कक्ष की ओर चला गया, जो बिल्डिंग 9, दूसरी मंजिल, कमरा 13 में है। पहला विषय जो वह अपने मिडटर्म में लेगा वह थर्मोडायनेमिक्स है। वरिष्ठों के अनुसार थर्मोडायनेमिक्स एक कठिन विषय है। इसकी पूर्वापेक्षाओं थर्मोडायनेमिक्स 2 से भी अधिक कठिन। यह एक ऐसा विषय होने के लिए कुख्यात था जिसके लिए कई छात्र संघर्ष करते थे, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर कम ग्रेड या पाठ्यक्रम को फिर से लेने की भयानक आवश्यकता होती थी। माइकल सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। उसके कदमों की आवाज शांत गलियारे में गूंज रही थी। जैसे ही वह 13वें कमरे के पास पहुंचा, उसे हवा में तनाव महसूस हो रहा था, जो लगभग स्पर्शनीय था। दरवाजा थोड़ा खुला था, और वह अपने सहपाठियों को अंदर देख सकता था। कुछ लोग जानकारी को आत्मसात करने के अंतिम क्षण में अपने नोट्स पर ध्यान दे रहे थे, अन्य बस खाली आंखों से आगे देख रहे थे, अपने भाग्य को स्वीकार कर रहे थे। वह कमरे में दाखिल हुआ और खिड़की के पास एक जगह ढूंढी। प्राकृतिक प्रकाश ने अन्यथा तनावपूर्ण माहौल में कुछ आराम दिया। माइकल ने अपनी नोटबुक निकाली, व्याख्यान के दौरान लिए गए सूत्रों और नोट्स के पन्नों को पलटते हुए। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। थर्मोडायनेमिक्स की कक्षा के दौरान उसे अक्सर नींद की कमी और जटिल अवधारणाओं पर चर्चा के कारण नींद आती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अधिक से अधिक सहपाठी कक्षा में प्रवेश करने लगे। उसका दोस्त साइलेमन उसके बगल में बैठा था। यार, क्या तुम तैयार हो? साइलेमन ने माइकल की बांह पर हाथ रखा, रुक गया क्योंकि उसने अपने दोस्त के चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखी। माइकल ने आधे मन से मुस्कुराहट दिखाते हुए सूजन वाले हिस्से को धीरे से छुआ। क्या मैं तैयार दिख रहा हूँ? इन सूत्रों की चित्रलिपि की तरह दिखने के अलावा मैं अभी भी इससे निपट रहा हूँ, उसने अपने चोटिल चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। साइलेमोन की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने बॉक्सिंग रिंग में कुछ राउंड खेले हों। माइकल ने आह भरी, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी कनपटी रगड़ने लगा। कल रात लूट हुई, मेरे शानदार जीवन का बस एक और अध्याय, उसने कहा। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। ये बहुत मुश्किल है यार, साइलेमोन ने सहानुभूति जताई, उसका स्वर गंभीर हो गया। तुम इतना कुछ कर रहे हो, और अब यह जीवन वास्तव में आप पर सब कुछ फेंक रहा है। माइकल ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हाँ, पढ़ाई, काम, और अब मुखों से बचना। ये बस एक अथक चक्र है, और पास होने का दबाव मदद नहीं करता है, साइलेमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि हम लगातार परीक्षा दे रहे हैं, न केवल परीक्षाओं में बल्कि जीवन में भी। माइकल ने साइलेमन की आंखों में वास्तविक चिंता को देखते हुए उसकी नजरों से नजर मिलाई। ये कठिन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें आगे बढ़ते रहना है न? शायद अंततः चीजें ठीक हो जाएंगी। साइलेमन ने धीरे से हंसते हुए कहा। हाँ, आगे बढ़ते रहो। जब वे बातचीत करते रहे, तो माइकल को अपनी चिंता में थोड़ी राहत महसूस हुई। साइलेमन के साथ अपनी चिंताएं साझा करने से बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। हो सकता है कि उनके पास सभी उत्तर न हो, लेकिन कम से कम वे इस मामले में साथ थे। जब माइकल और साइलेमन माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके प्रोफेसर श्री डेल्गाडो ने कमरे में प्रवेश किया।
अपने सख्त व्यवहार और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं के लिए छात्रों के बीच जाने जाने वाले श्री डेलगाडो को विशेष रूप से पसंद नहीं किया जाता था। उन्हें कठिन प्रश्न पूछने के लिए जाना जाता था, जिसके कारण अक्सर उनकी कक्षाओं में उच्च विफलता दर होती थी। ठीक है, सभी लोग कृपया अपनी सीटें व्यवस्थित करें। एक सीट अलग, श्री डेलगाडो ने कठोर स्वर में घोषणा की, जब वे कक्षा के सामने चले गए। कमरे में चहल पहल तुरंत बंद हो गई और छात्रों ने जल्दी से निर्देशानुसार अपनी सीटों को फिर से व्यवस्थित किया। एक बार जब सभी बैठ गए, तो श्री डेलगाडो ने परीक्षा के नियमों की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया। याद रखें, अपने सहपाठी के पेपर को न देखें। अगर मैं किसी को नकल करते हुए पकड़ता हूं, तो मैं आपके सामने ही आपका पेपर फाड़ने में संकोच नहीं करूंगा। उनकी नजर कमरे में घूम गई और कई छात्र अपनी सीटों पर असहजता से हिलने लगे। वे एक पल के लिए रुके, उनकी नजर माइकल और साइलेमोन पर टिकी रही। और जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए हैं, उनके लिए यह वापसी करने का मौका है। इसे बर्बाद मत करो। जब वह ऐसा कह रहा है तो वह हमारी तरफ क्यों देख रहा है? साइलेमन ने फुसफुसाया। शायद इसलिए क्योंकि हम प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए थे। लेकिन लगभग सभी प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए, साइलेमन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट का संकेत था। हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि वह कैसा है? माइकल ने अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। वह उन लोगों पर अतिरिक्त दबाव डालना पसंद करता है जिनके बारे में उसे लगता है कि वे अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर ने अपने निर्देश जारी रखे। समय सीमा 1 घंटा है और केवल 2 प्रश्न हैं। मुझे आपकी डेस्क पर केवल एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर और 2 पीस बॉन्ड पेपर देखना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ भी चीटिंग माना जाएगा और आपकी मिड टर्म परीक्षा शून्य हो जाएगी। 2 सवाल, माइकल अंदर से चिल्लाता है। अब जब एक प्रोफेसर ने कहा कि परीक्षा में उस समय सीमा के भीतर केवल 2 सवाल थे, तो अपनी उम्मीदें मत बढ़ाइए। क्योंकि ज्यादातर समय यह एक कठिन सवाल होता है जिसे हल करने के लिए 1 घंटे की जरूरत होती है। ब्रीफिंग के बाद श्री डेलगाडो ने परीक्षा के पेपर वितरित किए और कमरे में कागजों के पलटने और कलमों की आवाज के अलावा सन्नाटा छा गया। माइकल ने अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, बाकी सब कुछ ब्लॉक करने की कोशिश की। उसने पहला सवाल पढ़ा। एक बंद सिस्टम पर विचार करें जिसमें एक गैस है जो आदर्श रूप से व्यवहार करती है। सिस्टम एक जटिल थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया से गुजरता है जिसका वर्णन निम्नलिखित चरणों द्वारा किया गया है। समतापी विस्तार। गैस शुरू में अवस्था एक P1, V1, T1 में समतापी रूप से अवस्था B, P2, V2 तक फैलती है जहां P1 = 3.0 मेगापास्कल, V1 = 0.025 मीटर 3 और T1 = 400 के। एडियाबेटिक संपीड़न। गैस को फिर अवस्था C, P3, V3, T3 में एडियाबेटिक रूप से संपीड़ित किया जाता है, जहां अवस्था C, V3 पर आयतन अवस्था 1, V1 पर प्रारंभिक आयतन के समान होता है। समायतन शीतलन। अंत में गैस को स्थिर आयतन पर ठंडा किया जाता है ताकि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था A पर वापस आ जाए। ये देखते हुए कि गैस एक परमाणु है जिसका विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा 1.67 है और 8 सार्वभौमिक गैस स्थिरांक = 8.314 J मोल के है, निम्नलिखित की गणना करें। एक समतापी विस्तार के बाद अवस्था B पर अंतिम दबाव और तापमान। B समतापी विस्तार के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य। C रुद्धोष्म संपीड़न के बाद अवस्था C पर तापमान। D समायतन शीतलन के दौरान गैस द्वारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आने के लिए छोड़ी गई ऊष्मा। नोट: मान लें कि प्रक्रिया सभी चरणों में उत्क्रमणीय रूप से की जाती है। रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए PV कैरेट गामा = स्थिरांक का प्रयोग करें तथा समायतन प्रक्रिया के लिए याद रखें कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जोड़ी गई या हटाई गई ऊष्मा के बराबर होता है। प्रश्न 1 को पढ़ने के बाद माइकल ने मन ही मन कहा, यह क्या है? क्या इसे 1 घंटे में हल करना संभव है? समस्या की जटिलता बहुत अधिक थी तथा उसे घबराहट होने लगी थी। उसने अपने सहपाठियों की ओर चुपके से देखा। उसने देखा कि उनमें से कई लोग भी भौहें सिकोड़कर तथा भ्रम की मुद्रा में अपने पेपर को देख रहे थे। यहाँ तक कि साइलेमोन, जो आमतौर पर दबाव में शांत रहने में कामयाब रहता था, पूरी तरह से चकित दिख रहा था। तभी अचानक उसके सामने कुछ उभर आया। क्या आप 50 सिस्टम पॉइंट के लिए इस तकनीकी प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे? उपलब्ध सिस्टम पॉइंट 1000। हाँ या नहीं? ये वही होलोग्राफिक स्क्रीन थी जिसे उसने उस देवी एरिस से मिलते समय देखा था। क्या मैं ही अकेला हूँ जो इसे देख रहा हूँ? माइकल ने खुद से पूछा।
ये बढ़ रहा है जी चमकीला था और यह कमरे में किसी और का ध्यान आकर्षित या परेशान नहीं करता था। माइकल ने निहितार्थों पर विचार करते हुए एक पल के लिए संकोच किया। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और होलोग्राफिक स्क्रीन को न देख सके। एक गहरी सांस लेते हुए माइकल ने मन ही मन हाँ पर क्लिक किया। तुरंत समस्या का समाधान होलोग्राफिक स्क्रीन पर साकार होने लगा। विस्तृत चरण, सूत्र और गणनाएं स्पष्ट रूप से बताई गई थी। माइकल स्पष्टीकरण की सटीकता और गहराई से चकित था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अत्यधिक कुशल प्रोफेसर उसे समस्या के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा हो। उत्तर जटिल था, जिसमें कई चरण शामिल थे जो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक प्रक्रियाओं से जुड़े थे। माइकल ने जल्दी से अपने कागज पर समाधान लिखना शुरू कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह इसे अपनी लिखावट में लिखे और प्रत्येक चरण को समझते हुए आगे बढ़े। वह समाधान को कॉपी नहीं कर सकता था, उसे ऐसा दिखाना था कि उसने इसे स्वयं हल किया है। जब माइकल उत्तर पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि सिस्टम उसके कुल अंकों में से अंक काट रहा था। उसे उम्मीद थी कि यह लागत के लायक होगा। पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद उसने दूसरे प्रश्न पर नजर डाली, उसके भीतर आत्मविश्वास की भावना बढ़ रही थी। शायद सिस्टम की मदद से वह वास्तव में इस परीक्षा को पास कर सकता है। उसने अपना ध्यान दूसरे प्रश्न पर लगाया, नई सहायता के साथ इसे हल करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह एक और जटिल समस्या थी, जिसे हल करने के लिए संभवतः अधिक सिस्टम पॉइंट की आवश्यकता होगी। माइकल ने आह भरी, ये सोचते हुए कि क्या उसे फिर से सिस्टम का उपयोग करना चाहिए या इसे अपने दम पर हल करने का प्रयास करना चाहिए। घड़ी टिक रही थी, और प्रत्येक बीतते मिनट के साथ माइकल को दबाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। ये सिस्टम के साथ जोखिम उठाने या अपने स्वयं के ज्ञान पर भरोसा करने के बीच एक विकल्प था, जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि यह पर्याप्त है। उसने साइलेमोन पर नजर डाली, जो अभी भी पहले प्रश्न से जूझ रहा था, और फिर अपने पेपर पर वापस आया, ये जानते हुए कि उसे जल्द ही निर्णय लेना होगा। कुछ ही क्षणों बाद माइकल ने अपने अंकों का फिर से उपयोग करने का फैसला किया, और फिर सिस्टम ने बस समाधान प्रस्तुत किया। 30 मिनट बाद माइकल अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सभी ने उसकी ओर देखा। मी रेयस, क्या कोई समस्या है? मी डेलगाडो ने पूछा। मैंने कर दिया, सर, माइकल ने कहा, और कक्षा में लगभग सभी लोग चौंक गए क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इसे पहले ही पूरा कर चुका है। डेलगाडो की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मैं आपका पेपर देख सकता हूँ? माइकल ने झिझकते हुए अपना पेपर सौंप दिया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने ध्यान से देखा कि मी डेलगाडो उसके उत्तरों को आलोचनात्मक नजर से देख रहे थे। उसे अपने चेहरे पर सूजन नजर नहीं आई। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभार कागजों के इधर उधर खिसकने और कागज पर कलमों के खरोंचने की आवाजें आ रही थी। माइकल को अपने सहपाठियों की नजरें उस पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी, कुछ अविश्वास से तो कुछ ईर्ष्या से। मी डेलगाडो ने उत्तरों को पढ़ते हुए गुनगुनाया और सिर हिलाया। उनका हाव भाव, जो आमतौर पर सख्त होता था, थोड़ा नर्म हो गया, जिससे आश्चर्य का संकेत मिल रहा था। पूरी तरह से जांच करने के बाद उसने माइकल की ओर देखा। उसकी निगाहें चुभ रही थी। क्लास के बाद मुझसे मिलना। तुम जा सकते हो। अध्याय 4, थोड़ा पहचाना जाना। जब माइकल कक्षा से बाहर निकला, तो वह चिंता से भर गया। वह सोचता रहा कि मिस्टर डेलगाडो उससे क्यों मिलना चाहते हैं। क्या इसलिए कि उसके उत्तर बहुत सटीक थे, या वे संदिग्ध लग रहे थे? माइकल जानता था कि जिस तरह से सिस्टम ने उसे समस्याओं को हल करने में मदद की, वह कक्षा में सिखाई जाने वाली सामान्य विधियों से अलग थी। इस अंतर ने शायद मिस्टर डेलगाडो का ध्यान खींचा होगा, जिससे वह उत्सुक या संदिग्ध हो गया होगा। शायद यही बात हो। अरे, मैं उसे बाद में ये कैसे समझाऊंगा? माइकल ने बड़बड़ाते हुए अपने बैग में हाथ डाला, अपना स्मार्टफोन पकड़ा। इसे खोलते हुए उसने आज का अपना शेड्यूल देखा। डिफरेंशियल इक्वेशन और कठोर निकायों की स्टैटिक्स हो थर्मोडायनेमिक्स जितना ही मुश्किल। माइकल ने आह भरी और निर्दिष्ट कक्षा की ओर चलना शुरू कर दिया। वह इसके बारे में बाद में चिंता करेगा। 30 मिनट बाद बिल्डिंग 9 के दूसरे कमरे में माइकल साइलेमोन से फिर से मिला, एक बार फिर एक दूसरे के बगल में बैठा था। उसके चेहरे पर हैरानी की भावना थी, जैसे कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहा हो। तुम्हारा क्या मतलब है? साइलेमोन ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा। तुमने 30 मिनट से कम समय में ही परीक्षा समाप्त कर ली।
मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम्हें परीक्षा में कठिनाई होगी। तो तुम हमारे शीर्ष सहपाठियों की तुलना में इसे इतनी जल्दी कैसे समाप्त कर पाए? मुझे मत बताओ, तुमने बीच में ही हार मान ली। ऐसा दिखाने के लिए समाधान लिखे कि तुमने समस्याओं को हल कर लिया है। साइलेमोन की जिज्ञासा स्पष्ट थी। माइकल ने कंधे उचकाए, बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए। नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि बस एक पल के लिए स्पष्टता मिली। कभी कभी चीजें अपने आप ही क्लिक हो जाती हैं, तुम्हें पता है। साइलेमोन ने भौहें उठाई, स्पष्ट रूप से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। स्पष्टता, है न? यह एक बहुत ही बढ़िया पल है। आप भी हम सभी की तरह थर्मोडायनेमिक्स से जूझ रहे थे। माइकल ने सिर हिलाया, अपनी नजर अपने नोट्स पर टिकाए रखी। हाँ, ठीक है, कभी कभी दबाव अजीब चीजें करता है। आपको उन तरीकों से ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है, जो आपने पहले नहीं किया था संभव लगता है। साइलेमन पीछे झुक गया, अभी भी माइकल को संदेह से देख रहा था। जो भी हो यार, हमें वैसे भी शून्य मिलने वाला है। परीक्षा एक यातना थी, उसने हमें उस तरह की समस्या भी नहीं सिखाई। सच, अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार यह मिस्टर डेलगाडो है। जब वे बात कर रहे थे, अंतर समीकरणों में उनके प्रोफेसर कक्षा में प्रवेश कर गए। मिस्टर डेलगाडो की तरह ही, उनकी प्रोफेसर, सुश्री ओकेम्पो, उनके जैसी ही सख्त थी। वह अपनी कठोर शिक्षण विधियों और सीधे सादे रवैये के लिए जानी जाती थी। ठीक है, कक्षा, चलो अपना समय अधिकतम करने के लिए शुरू करते हैं, सुश्री ओकेम्पो ने घोषणा की जब वह कमरे के सामने चली गई, उनकी आंखें छात्रों को स्कैन कर रही थी। एक सीट अलग, आपके डेस्क पर सिर्फ कैलकुलेटर और पेन, और कुछ नहीं। छात्रों ने जल्दी से अपनी सीटें फिर से व्यवस्थित की और अपनी डेस्क साफ की, सुश्री ओकेम्पो के निर्देशों पर सवाल उठाने से बेहतर जानते हुए। माइकल अपनी जगह पर बैठ गया, अपना कैलकुलेटर और एक पेन निकाला, उसका दिमाग अभी भी पहले की परीक्षा में आंशिक रूप से व्यस्त था। फिर, सुश्री ओकेम्पो ने परीक्षा का पेपर दिया, जिसमें बर्नौली के समीकरण के बारे में 10 प्रश्न थे। और यह कोई आसान समस्या नहीं है। सिर्फ एक नज़र से, माइकल बता सकता था कि यह मुश्किल होने वाला था। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में पहले की तरह, यूजर इंटरफेस फिर से सामने आया, जिसने उसे एक रास्ता दिया। क्या आप 50 मास्टरी पॉइंट के लिए इस तकनीकी समस्या को हल करना चाहते हैं? ठीक है, अगर कोई पाठ के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं करता है तो अंतर समीकरण विषय कठिन है। हालांकि, माइकल एक ऐसा छात्र नहीं है जिसे अंशकालिक छात्र के रूप में अपनी पृष्ठभूमि के कारण कक्षा में ध्यान केंद्रित करने की सुविधा है। अगर इसका मतलब परीक्षा पास करना और उसे फाइनल में पास होने के अधिक मौके देना था, तो वहां आइकन पर टैप करने में संकोच नहीं किया। और बस ऐसे ही, समाधान और उत्तर उसके सामने होलोग्राफिक स्क्रीन पर पॉप अप हो गए, बाकी सभी के लिए अदृश्य। परीक्षा के प्रश्न, जिसमें अंतर रूपों में बर्नौली के समीकरण के जटिल उपयोग शामिल थे, उसकी तैयारी से परे थे। हालांकि, सिस्टम के मार्गदर्शन के साथ, उसने प्रत्येक प्रश्न को व्यवस्थित रूप से हल किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, समाधानों के पीछे के तर्क को समझता गया। सिस्टम ने उसे केवल उत्तर ही नहीं दिए, इसने चरण दर चरण विश्लेषण प्रदान किया, जिससे अवधारणाओं की उसकी समझ में वृद्धि हुई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, माइकल अधिक आत्मविश्वासी होता गया। उसने बहुत अधिक समय बचाकर परीक्षा समाप्त की, एक ऐसा कार्य जो तकनीकी प्रणाली की मदद के बिना असंभव होता। उसने अपना पेपर सौंप दिया, जिससे उसके ब्लॉकमेट या सहपाठी एक बार फिर सदमे में आ गए। अरे, क्या तुमने माइकल में कुछ अलग देखा? उसके एक सहपाठी ने फुसफुसाया। हाँ, पहले वह ऊष्मागतिकी परीक्षा में प्रथम स्थान पर था और अब अंतर समीकरण। उसने क्या खाया? या शायद वह दिखावा कर रहा है या बीच में ही हार मान रहा है। ठीक है, जब वे इसको घोषित करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दोपहर 3 बजे, रिचर्ड के प्रोफेसर, श्री डेलगडो, सुश्री ओकेम्पो और श्री एविसो कैंपस के बाहर अपना ब्रेक टाइम बिता रहे थे। आप लोगों, आपके पास माइकल रेयस नाम का एक छात्र है ना? ओकेम्पो और एविसो ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। उसने मेरी परीक्षा पूरी कर ली जिसे मैं मुश्किल मानता था, जहां केवल 5% ही पास हो सकते थे। फिर भी उसने इसे 30 मिनट से कम समय में पूरा कर लिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ओकेम्पो ने कहा। उसने परीक्षा जल्दी खत्म कर ली और मुझे लगा कि उसने बस बेतरतीब ढंग से नंबर लिख दिए हैं, लेकिन पता चला कि उसके सभी उत्तर सही हैं। सच में, जब उसने मुझे अपना टेस्ट पेपर दिया तो मैंने भी उसके पेपर पर एक नज़र डाली। उसका अंतिम उत्तर सही उत्तर के समान ही है, श्री एविसो ने सोच समझकर कहा।
लेकिन वह हमेशा से एक औसत छात्र था, है न? वह अचानक इतना कुशल कैसे हो गया? बिल्कुल, श्री डेलगाडो ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह असामान्य है। मैंने उसे पहले भी पढ़ाया है, और वह कभी इतना तेज या सटीक नहीं था। मैंने छात्रों को बेहतर होते देखा है, लेकिन ये कुछ और है। सुश्री ओकेम्पो ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी तरह की मदद मिली हो, लेकिन मैंने उसे करीब से देखा। उसने धोखा नहीं दिया, कम से कम किसी भी तरह से नहीं जो मैं देख सकता था। तीनों प्रोफेसर चुपचाप अपनी कॉफी पी रहे थे, प्रत्येक विचार में खोया हुआ था। माइकल की अचानक अकादमिक क्षमता के बारे में संदेह के साथ साथ जिज्ञासा की भावना थी। शायद वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है। श्री एविसो ने अधिक आशावादी दृष्टिकोण पेश करने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया। संभवतः, श्री डेलगाडो ने उत्तर दिया, लेकिन सुधार का स्तर असाधारण है। मैं उसके साथ बात करने और उसे यह समझाने की योजना बना रहा हूं कि वह उस उत्तर तक कैसे पहुंचा। दोपहर के 4 बजे, श्री डेलगाडो के कार्यालय में दरवाजे पर दस्तक हुई। डेलगाडो ने खिड़की पर नजर डाली और माइकल को देखा। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया और माइकल सावधानी से अंदर चला गया। बैठ जाओ, माइकल, श्री डेलगाडो ने अपनी मेज के सामने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। माइकल ने आज्ञा का पालन किया, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए बैठ गया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, श्री डेलगाडो ने मेज पर हाथ जोड़ते हुए कहा। इस परीक्षा में आपका प्रदर्शन असाधारण रहा है। आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, ये देखते हुए कि आप प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए थे, बहुत असाधारण। क्या आप समझा सकते हैं? और आपने इतनी जल्दी उन जटिल समस्याओं को कैसे हल कर लिया? माइकल को लगा कि उसका गला रुंध गया है। वह जानता था कि वह तकनीकी प्रणाली के बारे में सच्चाई नहीं बता सकता। उसे एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना था। मैं अलग तरह से अध्ययन कर रहा हूँ, माइकल हकलाया। मैंने ऑनलाइन नई अध्ययन सामग्री पाई है और अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनका उपयोग कर रहा हूँ। श्री डेलगाडो ने एक पल के लिए उसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। मैं समझ गया। खैर, ये प्रभावशाली है। डेलगाडो ने कागजों के ढेर से एक कागज निकाला और फिर उसे थमा दिया। यह आपकी परीक्षा है, और इसमें पूर्ण अंक हैं, डेलगाडो ने घोषणा की। अपने पूर्ण अंक के उल्लेख पर माइकल को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। धन्यवाद, सर, वह अपने आश्चर्य को छिपाने की कोशिश करते हुए कहने में कामयाब रहा। श्री डेलगाडो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, अभी भी माइकल का अध्ययन कर रहे थे। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आपने समीकरण संख्या 1 को कैसे हल किया? श्री डेलगाडो की नजर का भार महसूस करते हुए माइकल अपनी कुर्सी पर हिल गया। उसने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए एक गहरी सांस ली। ठीक है, प्रश्न 1 के लिए, उसने शुरू किया। उसकी आवाज उसकी अपेक्षा से अधिक स्थिर थी। कुंजी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों को लागू करना था। स्थिति ए से बी तक समतापी विस्तार के लिए, मुझे पता था कि तापमान स्थिर रहता है। इसलिए, मैंने अंतिम दबाव और तापमान का पता लगाने के लिए आदर्श गैस नियम PV इक्वल्स nRT का उपयोग किया। चूंकि तापमान स्थिर है, इसलिए आयतन में वृद्धि के कारण अवस्था बी पर दबाव अवस्था ए की तुलना में कम होगा, माइकल ने अपनी स्पष्टता पर आश्चर्यचकित होकर समझाया। इस चरण के दौरान किए गए कार्य के लिए, मुझे याद आया कि एक आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रिया में कार्य की गणना W इक्वल्स nRT ln V2 V1 का उपयोग करके की जा सकती है। इसलिए, मैंने गैस द्वारा किए गए कार्य को खोजने के लिए मानों को प्लग इन किया। फिर, अवस्था सी में रुद्धोष्म संपीड़न के लिए, मैंने अवस्था सी पर तापमान खोजने के लिए रुद्धोष्म प्रक्रिया समीकरण PV कैरेट गामा इक्वल स्थिरांक का उपयोग किया। चूंकि आयतन अपने प्रारंभिक मान पर वापस आ जाता है और प्रक्रिया रुद्धोष्म होती है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है, उन्होंने और अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए कहा। अंत में, समस्थानिक शीतलन के लिए, मैंने ऊष्मागतिकी के पहले नियम को लागू किया। चूंकि आयतन स्थिर है, इसलिए किया गया कार्य शून्य है, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जोड़ी गई या हटाई गई ऊष्मा के बराबर है। इसलिए, मैंने Q इक्वल्स डेल्टा U इक्वल्स NACV डेल्टा T का उपयोग करके गैस द्वारा अस्वीकार की गई ऊष्मा की गणना की। जब माइकल ने अपनी व्याख्या समाप्त की, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जितना सोचा था, उससे कहीं अधिक समझ लिया है। उसकी व्याख्या लगभग विशेषज्ञ जैसी लग रही थी, और उसे गर्व की एक अजीब भावना महसूस हुई। उसने श्री डेलगाडो की ओर देखा, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री डेलगाडो आगे झुके, उनकी अभिव्यक्ति संदेह से प्रशंसा में बदल गई। अद्भुत!
माइकल, तथ्य यह है कि आप इसे मुझे इतनी सरलता से समझा सकते हैं। धन्यवाद, माइकल ने कहा। ठीक है, ये देखने के लिए कि आपने वास्तव में सुधार किया है, मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, डेल्गाडो ने कहा और जारी रखा। मैं आपको एक समस्या दूंगा, वे सभी कठिन हैं। और यदि आपने इसमें कम से कम 80% अंक प्राप्त किए, तो मैं आपको पीएसएमई प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका दे सकता हूं जिसमें संगठन और स्कूल से नकद पुरस्कार और पुरस्कार हैं। क्या आप इच्छुक हैं? माइकल ने घबराहट में अपना सिर रगड़ा। क्या आप निश्चित हैं, सर? हाँ, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे मूल्यांकन में पास हो जाएं। मुझे इस बारे में सोचना होगा, सर, माइकल ने कहा। समझ में आता है, श्री डेल्गाडो ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। लेकिन ध्यान रखें, यह आपके लिए शैक्षणिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। सप्ताह के अंत तक मुझे अपना निर्णय बताएं। माइकल ने सिर हिलाया, अभी भी प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। मैं करूंगा, सर, मुझे विचार करने के लिए धन्यवाद। जब वह जाने के लिए खड़ा हुआ, तो उसकी जेब में उसका स्मार्टफोन बज उठा। माइकल ने उसे निकाला और अधिसूचना देखी। यह मॉल में उसकी अंशकालिक नौकरी के बारे में एक अनुस्मारक था। समय पर नजर डालते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर वह देर नहीं करना चाहता था तो उसे जल्दी करने की जरूरत थी। सर, मुझे अब जाना है। मुझे अपनी अंशकालिक नौकरी पर ध्यान देना है, माइकल ने जल्दी से समझाया। बेशक, आगे बढ़ो। और माइकल माइकल के दरवाजे पर पहुंचते ही मिस्टर डेल्गाडो ने कहा, अपना अच्छा काम जारी रखो। तुम एक उल्लेखनीय छात्र साबित हो रहे हो। एक संक्षिप्त सिर हिलाकर माइकल कार्यालय से बाहर चला गया। अध्याय 5, नए मिशन और अंशकालिक। वाह, ये प्रणाली वास्तव में काम करती है, माइकल ने खुद से सोचा। तकनीकी प्रणाली ने उसे उस विनाशकारी मध्यावधि परीक्षा से बचा लिया था। लेकिन अब उसके प्रोफेसर उसे पीएसएमई प्रतियोगिता में प्रवेश करने का सुझाव दे रहे थे, जो कि फिलीपीन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का संक्षिप्त नाम है। यह एक बड़ी बात थी, और माइकल जानता था कि उसकी सिफारिश केवल उसकी धोखाधड़ी सफलता के कारण थी। प्रतियोगिता करने का विचार डरावना और रोमांचकारी दोनों था। तैयारी के लिए उसे पुस्तकों पर कड़ी मेहनत करनी होगी। ये केवल पढ़ने या YouTube ट्यूटोरियल देखने के बारे में नहीं था। उसे वास्तव में सामग्री को समझने की आवश्यकता थी, और ऐसा करना हमेशा कहने से आसान होता था। लेकिन सिस्टम के साथ, शायद, बस शायद, उसे यह मौका मिला। और जैसे ही वह गलियारे से नीचे चला गया, उसके सिर में एक खुशनुमा अधिसूचना की घंटी बज उठी। मिशन पूरा करने पर बधाई। एक बार, माइकल ने सिर झुकाकर नोटिफिकेशन पढ़ा। क्या उसके पास वाकई कोई है? मिशन पहले से ही, उसे इसकी जानकारी नहीं थी। आपको प्राप्त हुआ 1000 सिस्टम पॉइंट और चौकसी। आपके पास 2 नए मिशन हैं। मिशन #1, पीएसएमई प्रतियोगिता की तैयारी। आपको सिस्टम की क्षमताओं का उपयोग किए बिना थर्मोडायनेमिक्स में अपने प्रोफेसर द्वारा दिए गए मूल्यांकन परीक्षण को पास करना होगा। पुरस्कार 5000 सिस्टम पॉइंट और 1 एक्स न्यूरो इन्हांसर ड्रग। इस मिशन को पूरा करने के लिए सिस्टम टिप्स और ट्रिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में किताबें पढ़ें। अनुशंसित पुस्तक, बोर्गनाके और सोनटेक द्वारा फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मिशन #2, स्वस्थ मन और शरीर। मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने शरीर की देखभाल करना आवश्यक है। नियमित व्यायाम दिनचर्या के लिए प्रतिबद्ध रहें और स्वस्थ आहार का पालन करें। माइकल की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। सिस्टम केवल अकादमिक के बारे में नहीं था, यह उसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा था। हालांकि ये समझ में आता था, स्वस्थ शरीर का मतलब अक्सर स्वस्थ दिमाग होता है। इस मिशन के लिए आपको शुरुआती व्यायाम दिनचर्या का पालन करना होगा और 1 महीने तक संतुलित आहार का पालन करना होगा। पुरस्कार 2000 सिस्टम पॉइंट। अनुशंसित शुरुआती व्यायाम योजना। सप्ताह में 3 बार 30 मिनट कार्डियो से शुरू करें। पुशअप, स्क्वाट और लंज जैसे बुनियादी शक्ति प्रशिक्षण अभ्यास शामिल करें। धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाएं। अनुशंसित आहार योजना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा के अच्छे मिश्रण के साथ संतुलित आहार लें। भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां और पानी शामिल करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अत्यधिक चीनी से बचें। माइकल व्यायाम के लिए कोई अजनबी नहीं था, लेकिन वह इसके बारे में कभी भी सुसंगत नहीं रहा। और उसका आहार, खैर, यह आम कॉलेज के छात्रों का भोजन था, इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड और कैफेटेरिया में जो भी सस्ता था। लगता है कि कुछ बदलाव करने का समय आ गया है।
उसने खुद से कहा। उसके भीतर दृढ़ संकल्प की भावना पैदा हो रही थी। अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की संभावना आकर्षक थी। अचानक उसकी पैंट की जेब में कंपन हुआ। माइकल ने अपना स्मार्टफोन निकाला और संदेश पढ़ा। ये रैक्स रेस्तरां में उसके सहकर्मी रॉबिन का संदेश था। अरे, तुम यहाँ कब आ रहे हो? तुम्हारी शिफ्ट लगभग शुरू होने वाली है। ओह बकवास, माइकल ने बड़बड़ाया और बाहर निकलने की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। वह क्षण भर के लिए भूल गया था कि आज के लिए उसका पार्ट टाइम काम निर्धारित है। उसका दिमाग सिस्टम और आगे की चुनौतियों में इतना डूबा हुआ था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। वह कैंपस से भागता हुआ छात्रों के समूहों के बीच से होता हुआ अपनी अगली कक्षाओं में जाने के लिए इत्मीनान से आगे बढ़ा। कैंपस के बाहर पहुंचकर उसने अपनी गति बढ़ा दी। रैक्स रेस्तरां उसके स्कूल से 2 चक्कर दूर था। क्यूबाओ स्टेशन तक जीपनी से एक सवारी, जहां से वह ट्रेन लेता है, और फिर क्यूबाओ से नॉर्थ एवेन्यू स्टेशन, जहां फिलीपींस के सबसे बड़े मॉल में से एक, एसएम नॉर्थ एड्सा स्थित है। उसकी शिफ्ट 45 मिनट में शुरू होने वाली थी। अगर वह 35 बजे तक वहां पहुंच जाता है, तो वह समय पर पहुंच जाएगा। 42 मिनट बाद, जब वह आखिरकार एसएम नॉर्थ एड्सा पहुंचा, तो वह खरीदारों और मॉल जाने वालों की भीड़ के बीच से तेजी से चलने लगा। रैक्स रेस्तरां तीसरी मंजिल पर था, और वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक बार में 2 कदम एस्केलेटर पर चढ़े। रेस्तरां के पास पहुंचते ही उसे ग्रिल्ड मीट और मसालों की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वह जल्दी से अपनी वर्दी पहनकर स्टाफ रूम की ओर बढ़ा। जब वह अपनी शिफ्ट शुरू होने से सिर्फ 3 मिनट पहले पहुंचा, तो उसके सहकर्मियों ने उसे सिर हिलाकर और जल्दी से नमस्ते करके अभिवादन किया। पहुंच गया, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। अच्छा हुआ तुमने किया, रॉबिन ने कहा, जो अपने लॉकर के अंदर से चीजें उठा रहा था। क्योंकि आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। आगंतुक, तुम्हारा मतलब एस्टोलस से था। एस्टोलस इस रेस्तरां की फ्रैंचाइजी का मालिक है। वे शायद ही कभी रेस्तरां में जाते हैं, और जब वे जाते हैं, तो इसका मतलब आमतौर पर गहन निरीक्षण या बड़ी घोषणाएं होती हैं। माइकल जानता था कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करना होगा। हाँ एस्टोलस, रॉबिन ने पुष्टि की, अपना लॉकर बंद करते हुए। सुना है कि वे कुछ नए बदलाव या कुछ और पेश कर सकते हैं। इसलिए आज बेहतर होगा कि आप चुस्त रहें। माइकल ने दबाव महसूस करते हुए सिर हिलाया। उनके सबसे व्यस्त आउटलेट में से एक में काम करते हुए वह तेज तर्रार माहौल का आदी था, लेकिन मालिकों की मौजूदगी ने तनाव की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। जैसे ही वह रेस्तरां में बाहर निकला, माइकल ने क्षेत्र को देखा। ये पहले से ही ग्राहकों से भरा हुआ था। उसने जल्दी से अपना एप्रन बांध लिया, व्यस्त माहौल में गोता लगाने के लिए तैयार हो गया। अपनी पूरी शिफ्ट के दौरान माइकल ने ग्राहकों की सेवा की, ऑर्डर लिए, और जरूरत पड़ने पर रसोई में मदद की। जब ग्राहक अपना खाना खाने में व्यस्त थे, तो वह स्टाफ रूम में गया और इंटरनेट पर फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय क्लॉस बोर्गनाके और रिचर्ड ई सोनटेक नामक पुस्तक ब्राउज की। उसे विश्वास था कि वह आराम करते समय या अपने ब्रेक टाइम के दौरान पुस्तक पढ़ सकता है। उसे आश्चर्य हुआ, माइकल को ऑनलाइन पुस्तक की एक मुफ्त पीडीएफ फाइल मिल गई। ये सौभाग्य की बात थी। उसने राहत की लहर महसूस करते हुए इसे तुरंत अपने फोन पर डाउनलोड कर लिया। डिजिटल फॉर्मेट में पुस्तक होने का मतलब था कि वह कहीं भी, कभी भी अध्ययन कर सकता था, जो कि कीमती अध्ययन में फिट बैठता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच कुछ पल। हालांकि चूंकि ग्राहक व्यस्त हैं, इसलिए वह अब इसे पढ़ सकता है। लेकिन उन्हें किसी चीज की जरूरत हो सकती है, इसलिए उसे डिजिटल किताब को बाहर पढ़ना पड़ा, ताकि जब वे सहायता के लिए पुकारें, तो वह उनसे संपर्क कर सके। और फिर उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। आमतौर पर किताब पढ़ना उसके लिए प्रभावी नहीं होता, क्योंकि शब्द उसके दिमाग में बिना डूबे ही गुजर जाते। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग देखा। वह ग्राफ, स्पष्टीकरण, गणितीय समीकरण, सब कुछ समझ सकता था, जैसे कि वह जानता हो कि वह क्या पढ़ रहा है। रुको, क्या ये सिस्टम की शक्तियों में से एक है? मानो उसके सवाल का जवाब देने के लिए सिस्टम इंटरफेस एक अधिसूचना के साथ पॉपअप हुआ। जब भी आप शैक्षिकी सामग्री पढ़ रहे हों या देख रहे हों, तो कौशल चौकसी सक्रिय हो जाएगी, जिससे आप जानकारी को अधिक कुशलता से पचा और समझ सकेंगे। माइकल की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। सिस्टम केवल परीक्षाओं के लिए एक धोखा नहीं था, ये वास्तव में उसे बेहतर ढंग से सीखने और समझने में मदद कर रहा था। यह उसके लिए एक गेम चेंजर था। अब वह अपने सीमित अध्ययन समय का पूरा लाभ उठा सकता था। तुम्हें पता है, काम के दौरान अपने सेल फोन का उपयोग करना प्रतिबंधित है ना?
माइकल ने अपने फोन से नजर हटाए और देखा कि उसके सामने एक महिला खड़ी है, और उसे ये सब समझने में 1 सेकंड लगा। उसके काले बाल पीछे की ओर आधे ऊपर की ओर बंधे हुए थे, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सफेद ब्लाउज और काली स्कर्ट का कॉम्बो पहना हुआ था, जो उसके लिए खास तौर पर बनाया गया लग रहा था, और उसके पास एक तरह का कूल वाइब था जो उसे सबसे अलग दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना किसी कोशिश के ही उस जगह की मालकिन बन गई हो। एक पल के लिए माइकल वहीं घूरता रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी, बॉस की बेटी कैथरीन, और वह जानता था कि उसे जल्दी से अपना काम ठीक से करना होगा। माफ करना मैडम, मैंने आपको अंदर आते नहीं देखा, माइकल ने उससे ज्यादा खुद से कहा और जल्दी से अपना फोन रख दिया। उसे लगा कि उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा है। उसे काम पर गड़बड़ करने की आदत नहीं थी, खासकर उसके जैसे किसी के सामने। कैथरीन ने साफ साफ कहा, शायद अगर तुम अपने फोन को नहीं देख रही होती, तो तुम मुझे नोटिस कर लेती। यह अच्छा है कि मैंने ही तुम्हें पकड़ा, मेरी माँ ने नहीं, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। ये फिर कभी नहीं होगा मैडम, माइकल ने ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहा। उसने बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। रेस्टोरेंट का मैनेजर स्टाफ रूम से बाहर निकला और जल्दी से उन दोनों के पास पहुंचा। मिस एस्टोलिस, आप पहले से ही यहाँ हैं। फिर उसने दोनों के बीच तनाव देखा। क्या कुछ हुआ? मैंने इस सज्जन को काम करते समय अपना फोन इस्तेमाल करते देखा। शायद आप उन्हें याद दिला सके कि यह रेस्टोरेंट की नीति के खिलाफ है, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा। मैनेजर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह निराशा से माइकल की ओर मुड़ा। मैं उसे डांटूंगा मिस एस्टोलिस। क्या मैं आपके लिए कुछ पीने को ला सकता हूँ? बस हमें एक टेबल दे दो, कैथरीन ने कहा, मैनेजर के पीछे पीछे मुड़ते हुए। मैनेजर ने अपने कंधे पर नजर डाली और मुंह से कहा, हम बाद में बात करेंगे। अरे, माइकल ने मन ही मन कोसा।